यो गाइज वेलकम टू आवर चैनल। गाइज इस न्यू स्टोरी का रिव्यू जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। च1 सीधा कैनन फॉडर। मरे हुए लोग कब से नहीं कहानियों से लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो अंत बदल देते हैं। ऐसी मासूम मत बनो, तुमने ही मुझे पहले धक्का दिया था। काव्या कपूर के कान के पास कोई चिड़ी हुई लड़की चिल्ला रही थी। सिर के पीछे हल्का सा दर्द था। उसने सहारा देकर उठने की कोशिश की। आंखें खुली तो सामने एक लंबी स्टाइलिश लड़की खड़ी थी, माथे पर बल और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। काव्या, तुम पुलिस स्टेशन में इंटर्नशिप करने गई थी ना? फिर भी इतनी कमजोर कैसे हो? लड़की का लहजा ऐसा था जैसे हर बात में ताना मारना जरूरी हो। काव्या का दिमाग अभी तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन आदतन उसके मुंह से वही निकला जो वो पेशे में हमेशा कहती है। वैसे सिर की चोटें खतरनाक होती हैं। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो सीधा शॉक लग सकता है, और मौत भी। वो लड़की कुछ पल को चुप रह गई। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी पीछे से एक औरत की तेज आवाज आई, बस करो। अपनी मेडिकल की बातें अपनी लैब में ही किया करो। काव्या ने मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी एक औरत जो एकदम टिप टॉप तैयार थी। हाई क्लास स्टाइल, हाथों में महंगे गहने और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे उसने कोई मनहूस देख लिया हो। निहारिका स्टेज पर परफॉर्म करती है, वो बोली। उसकी बॉडी ही उसकी पहचान है। और तुम तो बस लाशों में उलझी रहती हो। काव्या अंदर से थोड़ी हिल गई। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लाइनें, ये बातें, कुछ तो सुना सुना सा लग रहा था। उसने उन दोनों को ध्यान से देखा। शक्लें, हाव भाव, स्टाइल माँ बेटी की जोड़ी लग रही थी। और वो जगह, एक बड़ा सा विला, सजावटी चीजें, कांच की टेबल, ये सब किसी रिच फैमिली ड्रामा जैसा लग रहा था। फिर जैसे बिजली सी चमकी दिमाग में, ये सब तो उस नॉवेल जैसा है जो मैं कल रात पढ़ रही थी। निर्वाण रीबर्थ, वही कहानी जिसमें लीड रोल में थी निहारिका कपूर, एक ड्रेसफुल डांसर। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी पहली बार, लेकिन दोबारा मौका मिला तो उसने सब बदल डाला। फैमिली बिजनेस संभाला, हीरो से शादी की और हीरोइन बन गई अपनी ही कहानी की। लेकिन फिर आई थी उसकी बड़ी बहन काव्या कपूर, जो हमेशा नीचा दिखाई जाती थी, जो हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी, और आखिरकार हार गई थी। शादी, करियर, फैमिली, सब कुछ बिखर गया था उसका। काव्या के मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम दोनों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। और वो सीढ़ियां चढ़कर सीधे ऊपर चली गई। नीचे रह गई दो सन्नाटे में खड़ी औरतें, माँ और छोटी बहन। मीरा कपूर यानी माँ ने चिढ़ते हुए कहा, अब इसको क्या हुआ है? नीचे खड़ी निहारिका थोड़ी सोच में पड़ गई। शायद इसीलिए गुस्से में है क्योंकि भाई ने कल की पार्टी में मुझे ले जाने के लिए कहा और ये भी जाना चाहती थी। लेकिन निहारिका के माथे पर हल्का संदेह था। अजीब बात है, उसने सोचा। कहानी के मुताबिक अब तक तो मुझे गिरा देना चाहिए था सीढ़ियों से। माँ को गुस्सा आना था, पार्टी कैंसिल हो जाती। सब प्लान था, पर ये क्या? बहस भी नहीं हुई ठीक से। उधर ऊपर अपने कमरे में पहुंची काव्या। जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर एक तस्वीर थी जिसमें लड़की वही थी, वही चेहरा जो अब उसका था। हे भगवान, वो बुदबुदाए। नाम भी वही, शक्ल भी वही। ये तो पूरी की पूरी कहानी की कॉपी है। उसने आईने में खुद को देखा, हाथ से अपने चेहरे को छूकर चेक किया। सपना नहीं है ये तो सचमुच हो रहा है। ओह नो, ट्रांसफर होना ही था तो किसी अच्छी कहानी में तो होता। हीरोइन बनती, सुपर पावर्स मिलती। यहाँ तो मैं साइड रोल भी नहीं, सीधा कैनन फॉडर। उसका दिल बैठने लगा था। उसे याद था इस कहानी में उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली थी। जबरदस्ती की शादी, बच्चे, सास के ताने, पति का तिरस्कार और फिर अकेलेपन की जिंदगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात भर जाग जाग कर पढ़ने से मैं सच में मर गई? ये सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। जो भी हो, अब मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हूँ। पर एक बात पक्की है, अब की बार मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। छोड़ो, अब वापस तो जा नहीं सकती। पहले सामने वाला मसला सुलझा लें। एक फॉरेंसिक डॉक्टर की प्रोफेशनल सोच ने काव्या कपूर को किसी भी संकट में शांत रहने की कला सिखा दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, कपूर विला से निकल जाना ही बेहतर होगा। अब जब वो पुलिस स्टेशन में इंटर्न थी तो डॉर्मेट्री के लिए आवेदन कर सकती थी। तारांकन, जब तक मैं कहानी की हीरोइन की राह में नहीं आऊंगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारांकन, उसने मन ही मन सोचा और सामान पैक करने लगी। यदि वो विला में ही रुकती तो या तो निहारिका कपूर से टकराव होता या फिर उसका रिबॉन सीक्रेट सबके सामने आ जाता। थोड़ी देर में उसने जरूरी सामान समेट लिया, कुछ कपड़े, डॉक्टरी किट, किताबें।
जब मोबाइल निकाला तो देखा कि वो असली काव्या की यादों से पासवर्ड तक याद कर पा रही थी। तारांकन, कम से कम ये तो आसान हुआ। तारांकन, मोबाइल की स्क्रीन पर बैंक बैलेंस देखकर हल्की मुस्कान आई। लाख काव्या कपूर को पसंद न करते हो, लेकिन अमीर खानदान की बेटी होने के नाते ज्यादा तंगी भी नहीं थी। पैसे हाथ में थे, रहने का ठिकाना पुलिस स्टेशन में मिल ही जाएगा, और प्रोफेशन भी वही जो वो असल जिंदगी में करती थी, फॉरेंसिक। सब कुछ उतना भी बुरा नहीं था। काव्या ने एक गहरी सांस ली, सूटकेस उठाया और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंची, सामने से मीरा कपूर, उसकी मां की आवाज गूंजी। तारांकन, आप क्या तमाशा कर रही हो? तारांकन, मीरा कपूर का चेहरा देखते ही माहौल में एक अजीब सी सख्ती आ गई। जो माँ बेटी अभी तक हंसी मजाक में थी, अब उनके चेहरे कड़े हो गए। तारांकन, पुलिस स्टेशन में देर तक काम होता है, इसलिए डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो रही हूँ। तारांकन, काव्या का लहजा ठंडा था, जैसे अब कोई भाव ही नहीं बचा हो। तारांकन, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उस बकवास नौकरी को छोड़ दो। अपने पापा के ऑफिस में ज्वाइन करो ताकि शादी ब्याह में कोई अड़चन ना आए। तारांकन, मीरा कपूर के चेहरे पर झुंझलाहट थी। तारांकन, आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉरेंसिक डॉक्टर की नौकरी बहुत बढ़िया है और अब मैं उसे पूरी गंभीरता से लूंगी। तारांकन, काव्या ने जवाब दिया और मुड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से निहारिका कपूर की मीठी आवाज आई। तारांकन, दीदी, मॉम तो बस आपकी चिंता करती है। आप जानती हैं ना, मम्मी पापा को आपकी ये नौकरी कभी पसंद नहीं आई। तारांकन, काव्या थोड़ी चौंकी। जब नोवेल पढ़ा था तब उसने ये नोटिस नहीं किया था कि हीरोइन इतनी फेक और ओवर सेंसिटिव भी हो सकती है। छोटी बहन, अपने काम पर ध्यान दो। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। काव्या ने निहारिका के कंधे पर हल्के से हाथ रखा, एक बनावटी मुस्कान दी और बिना पीछे देखे कपूर विला से निकल गई। जैसे ही काव्या दरवाजे से बाहर गई, मीरा कपूर ने झुंझलाकर सामने रखे कप को जोर से मेज पर पटका। ये लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है। निहारिका की आंखों में हल्का सा अंधकार उतर आया। वह बोली, मॉम, क्या आपको नहीं लग रहा? दीदी का बर्ताव कुछ बदला बदला नहीं लग रहा। क्या बदला है? वही हमेशा की बेजुबान उलझी हुई काव्या। लेकिन निहारिका के माथे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। पहले अगर आप उसे जॉब छोड़ने के लिए कहती तो वो जरूर तमाशा करती, लेकिन आज तो उसने बिना कुछ कहे सब कुछ पैक कर लिया। और वैसे भी, मीरा कपूर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो बचपन से ही तुमसे जलती रही है, लेकिन तुमसे मुकाबला कर ही कैसे सकती है। निहारिका को मॉम की बातों से थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी काव्या की वो नजर, वो अजनबी जैसी शांत और संयमित नजर, उसे परेशान कर रही थी। तारांकन, उसी शाम कपूर विला से काफी दूर शहर के बीचों बीच बने पुलिस स्टेशन में काव्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसने फोन निकाला और कॉल हिस्ट्री से डॉक्टर सुदर्शन निगम का नंबर तलाशा, जो इस कहानी में उसके मेंटर थे। पहले की काव्या के ढीले रवैये की वजह से डॉक्टर निगम को कभी उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब नई काव्या ये सोच चुकी थी, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, लेकिन खुद की कहानी दोबारा जरूर लिखनी है। जैसे ही कॉल लगाने वाली थी, सामने से एक चुलबुली आवाज सुनाई दी, काव्या, तुम तो छुट्टी पर थी ना आज? यहाँ कैसे? एक छोटी कद की लेकिन तेज आवाज वाली लड़की भागती हुई उसके पास आए। काव्या ने ध्यान से देखा, फिर हौले से पूछा, बेला? जब सामने वाली के चेहरे पर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो मुस्कुरा दी। पुलिस स्टेशन में डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई करने आई हूँ। अभी कोई कमरा खाली है क्या? चटुक दुखभरी वार्डरोब। यहाँ काफी हॉस्टल खाली हैं। मेरे रूम में भी एक एक्स्ट्रा बेड है। बेला ने काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आवाज में वो गर्मजोशी थी जो परायों में कम ही मिलती है। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मैं फॉर्म खुद भर देती हूँ, आज से तुम मेरी रूममेट हो। काव्या ने उसकी तरफ देखा। कुछ ही देर की जान पहचान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ, ये लड़की अलग है। इस दुनिया में जहां हर कोई मुखौटा पहने फिरता है, बेला असली थी। साफ, सरल और बिना एजेंडा। उपन्यास में उसका नाम मुश्किल से 3 बार आया था। एक बार वो कैंटीन में बैठी थी, एक बार केस रिपोर्ट ले जा रही थी, और एक बार बस काव्या की साथी कहकर टाल दी गई थी। पर असली जिंदगी में शायद सबसे सच्चा किरदार वही था। काव्या, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। बेला ने ध्यान से देखा जब वह चुपचाप कपड़े समेट रही थी। पहले तो तुम बहुत बातूनी थी, थोड़ा ड्रामा भी करती थी। बेला की बातों में कोई चुभन नहीं थी, बस हल्की सी हंसी। काव्या ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैंने फैसला किया है कि मैं चीजों को सीरियसली लूंगी।
उसके शब्द सरल थे पर अर्थ गहरा। नई काव्या अब ज्यादा नहीं बोलती थी, अब वो समझने लगी थी कि आवाज से ज्यादा असर मौन छोड़ता है। कुछ घंटों में जब वो डॉम में ढलने लगी तो अलमारी खोलते ही उसे असली काव्या की दुनिया झलकने लगी। सफेद, ग्रे, हल्के ब्राउन, सारे कपड़े एक जैसे। न जरा सी चमक, न कोई स्टाइल। जैसे कोई बच्चा बड़ों के कपड़े पहनकर बड़ा बनने का नाटक कर रहा हो। उफ, इतनी दुख भरी वार्डरोब देखकर तो आत्मा भी सुसाइड कर ले, कोई भी स्टाइल कर ले। काव्या ने मन ही मन सोचा और अलमारी बंद की। बेला, यहाँ कोई मॉल है क्या? हाँ, पास ही में है, चलो न, मुझे भी कुछ खरीदना है। बेला उसकी बाह पकड़कर खींचने लगी, बिना कोई सवाल, बिना कोई बनावटी मिठास। सड़क पर चलते हुए पहली बार काव्या को इस नई दुनिया से डर नहीं लग रहा था। बेला के हाथ की पकड़ सुकून भरी थी। एक अनजानी दुनिया में, एक अनचाही जिंदगी में उसे ऐसा लगने लगा कि शायद सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता अगर मैं इन नायक नायिकाओं से दूर रहूं। तो शायद मैं अपनी छोटी सी दुनिया बना सकूं, एक ऐसी कहानी जहां मेरी हार तय नहीं है, ना ही मेरा दुखद अंत। लेकिन किस्मत की कहानियां इतनी सीधी कहां होती हैं? वो कभी भी बीच सफर किस्मत पटरी से उतर जाती है। काव्या, किसी ने पीछे से पुकारा। वह मुड़ी और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। एक आदमी करीब 30 साल का सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार से उतरा। सफेद शर्ट, काली पैंट, करीने से संवरते बाल और वो ठंडी सधी हुई चाल। ज्ञान कपूर, उसका बड़ा भाई, या कहें इस कहानी का सबसे न्यायप्रिय पर भावहीन पुरुष पात्र। भाई, काव्या ने शांत भाव से कहा। उस चेहरे को पहचानने में उसे वक्त नहीं लगा। उपन्यास में इस किरदार के जितने कम संवाद थे उतना ही गहरा उसका असर था। दोस्तों के साथ शॉपिंग। ज्ञान की आवाज हमेशा की तरह विनम्र लेकिन दूरी बनाकर। ये बेला मेहरा है, मेरी इंटर्नशिप पार्टनर। काव्या ने परिचय दिया और देखा, बेला कुछ पल को नजरों से हिल गई। ज्ञान वाकई में हैंडसम था, जैसे बर्फ से तराशा गया कोई स्कल्पचर। नमस्ते ऑफिसर बेला, ज्ञान ने हाथ आगे कर हैंड शेक करते हुए कहा और जेब से एक कार्ड निकाला। तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना और पापा के लिए भी कुछ चुन लेना, रविवार को जन्मदिन है, आना मत भूलना। काव्या कार्ड थामे खड़ी रह गई। भाई, उसने कहना चाहा पर ज्ञान ने बात बीच में ही काट दी। जिम्मेदारी समझो काव्या, ये तुम्हारा फर्ज है। निहारिका पहले ही बिजनेस पार्टनर से मिल चुकी है। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर बिना जवाब सुने वह चला गया। OMG, तुम्हारा भाई तो किसी ड्रामा सीरीज का हीरो लगता है। बेला अब भी उसी दिशा में देख रही थी। ले लो, चाहिए क्या? बोनस में फैमिली डील भी मिल जाएगी, पूरे कपूर खानदान का फुल पैकेज। काव्या ने हल्के तंज में कहा। नहीं चाहिए, लेकिन शायद मैं तुम्हारी भाभी बन ही जाऊं। बेला की हंसी इतनी मासूम थी कि चाहकर भी काव्या नाराज नहीं हो पाए। कुछ पल को काव्या चुप रही, फिर कार्ड को देखा। ज्ञान कपूर, उसका किरदार उपन्यास में कहीं छूटा सा था। निहारिका की कहानी में बस एक गूंगी छाया जो बस निहारिका की हर बात को सही माना, जैसे कोई पेशवर काम हो। लेकिन काव्या जानती थी, छायाएं अक्सर असली तस्वीर से ज्यादा मजबूत होती हैं। शाबाश बहना, उसने कार्ड को जेब में डाला और बोली, जब कोई खर्च करने को तैयार है तो चलो एक नई वार्डरूम बनाते हैं। काव्या अभी मना करने ही वाली थी कि लेकिन ज्ञान कपूर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। काव्या, समझदारी से पेश आओ और बड़ों से टकराव मत करो। निहारिका तो पहले ही परिवार के व्यापारिक साझेदारों से मिल चुकी है। बड़ी बहन होने के नाते तुम जिद नहीं कर सकती कि पापा के जन्मदिन की पार्टी में न जाओ। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ज्ञान ने इतना कहकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कार स्टॉप की और चला गया। वाह, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत हैंडसम है। बेला उस दिशा में देखकर बोल उठी जहां से ज्ञान गया था। ले लो फिर, चाहिए क्या तुम्हें? काव्या ने झुंझला कर कहा। लग रहा था कि वह इस वीकेंड से किसी भी तरह नहीं बच पाएगी। नहीं चाहिए, बेला ने हंसते हुए कहा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं। काव्या ने भौहें चढ़ाईं और सोचने लगी। उपन्यास की कहानी मुख्यतः निहारिका के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। ज्ञान कपूर का कोई तय पार्टनर नहीं था, वह गंभीर, परिपक्व और ईमानदार था। उसका बड़ा भाई सच में पति सामग्री लग रहा था। बिल्कुल, कोशिश करो। काव्या ने अपने हाथ में रखे कार्ड को देखा और बेला की ओर मुड़ी। चलो, जब कोई खर्चा उठा रहा है तो क्यों न ढंग से कपड़े खरीदे जाएं। काव्या को याद आया कि उपन्यास में ज्ञान कपूर वाकई एक सकारात्मक किरदार था। असली काव्या कपूर ने कई बुरे लोगों से पाला पड़ा था और ऐसे मौकों पर ज्ञान ने ही उसकी मदद की थी।
लेकिन फिर भी असली काव्या उससे कभी ठीक से घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि वह हमेशा निहारिका का पक्ष लेता था। लगता है कि अब उसे इस अमीर बड़े भाई से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदी। बेला के परिवार की स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसे ज्यादा जरूरत नहीं थी और न ही वह किसी पर निर्भर होना नहीं चाहती थी। काव्या के पास खुद भी अच्छा खासा पॉकेट मनी था, इसलिए उसने ज्ञान का कार्ड केवल अपने पिता अशोक कपूर के लिए एक महंगी टाई खरीदने में इस्तेमाल किया, उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में। जब वह डॉम लौट कर आई तो उसे लगा कि वह शायद नींद नहीं ले पाएगी, लेकिन यह नहीं पता कि वह कितनी जल्दी किसी भी परिस्थिति में ढल जाती है या फिर थकान के कारण वह उस रात गहरी नींद सो गई। अगली सुबह काव्या को उसके गुरु सुदर्शन निगम ने पोस्टमार्टम लैब में बुलाया। यह उसका इस नई दुनिया में ट्रांसमिग्रेशन के बाद पहला असली कार्य अनुभव था। काव्या भीतर ही भीतर थोड़ी उत्साहित थी। आ गई तुम? डॉक्टर सुदर्शन करीब 30 साल के लगते थे, लंबे चौड़े शरीर वाले और बिना फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए। जब उन्होंने काव्या को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उन्होंने काव्या का परिचय एक मोटे हंसमुख फॉरेंसिक डॉक्टर से कराया जो बगल में खड़े थे। करण मित्तल, ये काव्या कपूर है। यह मेरी शिष्या है, आज इसका पहला दिन है। नमस्ते डॉक्टर करण। काव्या ने झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। बस करण मित्तल कह लो, तुम्हारे मास्टर और मैं कॉलेज के साथी हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मोटे डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सुदर्शन की तुलना में कहीं ज्यादा दोस्ताना लग रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम जवान हो, मेहनत करो। इस पेशे में ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम हैं। आज सिर्फ पहला दिन है, देखना होगा कि ये टिक भी पाती है या नहीं। डॉक्टर सुदर्शन की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। साफ था कि उन्हें काव्या से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जाओ, कपड़े बदलो और मास्क ठीक से लगाओ। तुम बदकिस्मत हो, इंटर्नशिप के पहले ही दिन एक मुश्किल केस मिल गया है। बाद में सही तरीके से नोट्स लेना। काव्या ने सिर हिलाया और कपड़े बदलने चली गई। उसे ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी थी कि डॉक्टर सुदर्शन का विश्वास जीत ले, लेकिन काम को लेकर उसमें पूरा आत्मविश्वास था। आखिरकार असली काव्या कपूर तो बस एक अनिच्छुक इंटर्न थी, जबकि यह काव्या कई सालों की अनुभवी फॉरेंसिक डॉक्टर थी। जब वह कपड़े बदलकर पोस्टमार्टम लैब में पहुंची तो उसे समझ आया कि डॉक्टर सुदर्शन ने उसे बदकिस्मत क्यों कहा था। उसके सामने पानी में सड़ा गला एक शव रखा था। अगर वह असली काव्या होती तो शायद उल्टी कर देती। मृतक के शरीर में वजन बांधा गया था। फेफड़ों में पानी नहीं है, न ही श्वासनली में कोई रक्तस्राव, मतलब मौत डूबने से नहीं हुई। पेट में घाव है, मौत इसी से हुई है। हत्या के बाद शव को नष्ट करने के लिए फेंका गया लगता है। डॉक्टर सुदर्शन ने शव को पलटकर बहुत ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर जरा भी घृणा नहीं थी। काव्या भी बेझिझक आगे बढ़ी और शव के कपड़ों की जांच करने लगी। उसने कैमरा उठाया और बहुत कुशलता से शव की तस्वीरें लीं और साथ ही उसके शारीरिक लक्षणों के नोट्स बनाती रही। करण मित्तल एक तरफ क्राइम सीन रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, हत्यारे ने बड़ी सफाई से काम किया है। शव पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस न मौत का समय तय कर पा रही है, न जगह, और न ही मृतक की पहचान। जब शव की पहचान न हो पाए तो सबसे बड़ी परेशानी होती है। डॉक्टर सुदर्शन ने गहरी सांस ली। चलो पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। डॉक्टर सुदर्शन और करण मित्तल स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि काव्या कुछ करे। भले ही वह एक प्रशिक्षित महिला फॉरेंसिक डॉक्टर हो, लेकिन इस कदर सड़ा गला शव काटते देखना मुश्किल होता, और फिर वह तो अभी इंटर्न ही थी। जैसे ही चाकू शव पर चला, गाढ़ा हरा द्रव बाहर निकल पड़ा और शव की दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि मास्क पहनने के बावजूद सबको महसूस हुई। करण मित्तल की भी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने सिर घुमाया और काव्या से कहा, काव्या, जरा दूर जाकर खड़ी हो जाओ और सिर्फ नोट्स बनाओ। पहले ही दिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं डरी ना ही नजरें झुकाए एकदम अपनी जगह पर खड़ी रही। आखिर वो पहले भी डॉक्टर रह चुकी थी और अब वो अपने काम पे ध्यान देगी। एक दिन सबको ये बात समझ आनी है। चथरी, इस बार एक बच्चे की लाश। कोई बात नहीं डॉक्टर करण, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा जब उन्होंने शक जताया कि क्या वो शरीर काट डाइसेक्ट पाएगी। उसकी नजर डॉक्टर सुदर्शन निगम पर गई जो अपनी पीठ पकड़े खड़े थे लेकिन झुक नहीं पा रहे थे। सर, आपकी कमर फिर से दर्द कर रही है ना? पेट में ही काट देती हूँ। डॉक्टर निगम ने काव्या को हैरानी से देखा। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले तक इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से परेशान थी, और आज वही लड़की खुद आगे बढ़कर पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही थी।
उसके चेहरे की चमक और आंखों का आत्मविश्वास कुछ और ही बता रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे इंस्ट्रूमेंट काव्या को दे दिया। अब काव्या पहले जैसी नहीं रही थी, उसमें अब असली जिंदगी का अनुभव झलक रहा था। उसका हाथ बिल्कुल सधा हुआ था, चाल बिल्कुल सही और हरकत एकदम प्रोफेशनल। डॉक्टर निगम और डॉक्टर करण दोनों चौंक गए, क्योंकि पेट का पोस्टमार्टम करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन काव्या बिना घबराए शांति से अपना काम कर रही थी। निगम साहब, ये सच में आपकी इंटर्न का पहला दिन है? डॉक्टर करण ने हैरानी से पूछा। इतने साल की नौकरी में ऐसा टैलेंट नहीं देखा। पहला दिन ही है और खास बात ये कि इसे फॉरेंसिक में आना ही नहीं था, डॉक्टर निगम बोले। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शंका नहीं, उम्मीद थी। इतनी काबिलियत कोई मामूली बात नहीं है, इसे संभालिए। काव्या ने सिर झुकाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखने लगी। शव के पेट में खाना नहीं था, लेकिन पित्त रस डोडेनम और गॉलब्लैडर में था, यानी मृतक काफी समय से भूखा था। उसने फिर कलाइयों की ओर इशारा किया। त्वचा गल चुकी है, लेकिन रस्सी के गहरे निशान साफ हैं, यानी उसे जिंदा हालत में बांधा गया था। अब उसके लहजे में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, वो अब एक असली डॉक्टर की तरह बात कर रही थी। डॉक्टर करण ने सिर हिलाया। कोई बाहरी चोट नहीं, ना ही पानी में डूबने के निशान, यानी उसे मारा वहीं गया था जहां लाश मिली। कमाल की रिपोर्टिंग, एक इंटर्न होकर इतना सटीक काम। डॉक्टर करण ने तारीफ की और मजाक में बोले, अगर तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से नहीं सिखाएंगे तो मेरे पास आ जाना। करण साहब, शर्म करिए, इंटर्न चाहिए तो अप्लाई कीजिए। डॉक्टर निगम ने पहली बार हंसते हुए कहा। काव्या भी मुस्कुरा दी। भले ही सीधी तारीफ ना मिली हो, लेकिन नजरों में जो बात थी वो साफ थी। जब काव्या पुलिस स्टेशन पहुंची, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर निगम की सोच अब बदल चुकी थी और ये बात उसके लिए एक बड़ी जीत थी। काव्या, बेला दौड़ती हुई आए। क्या बात है, आज तो बड़ी मुस्कान लेकर घूम रही हो? कुछ खास नहीं, काव्या ने शांत आवाज में कहा, बस एक शव का पोस्टमार्टम किया है। क्या सच में? बेला ने आंखें फाड़कर पूछा। आज सुबह जो सड़ा गला शव मिला था मुंबई के वसई क्रीक, उसी का पोस्टमार्टम किया। शायद वही था। उम्र करीब 40 साल, पुरुष और शरीर काफी समय से पानी में रहा था। बेला को जैसे किसी भूत की बात सुन ली हो। कमाल है, तुम्हारे जैसे मजबूत दिल वाले ही फॉरेंसिक डॉक्टर बन सकते हैं। उसी वक्त एक लंबा दुबला लड़का पास आया, छोटे बाल, कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ओह, ये है कार्तिक वर्मा, मेरे मास्टर सीनियर ऑफिसर खाना के अंडर ट्रेनी। बेला ने मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। नमस्ते, काव्या ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैं भी इंटर्न हूँ, फॉरेंसिक डॉक्टर। आगे केस में मिलेंगे शायद। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मजा आएगा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। फॉरेंसिक डॉक्टर, ये सच में इतनी जवान और सुंदर लड़की है? कार्तिक ने धीरे से कहा। वो पहले से ही फॉरेंसिक प्रोफेशन से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की इस फील्ड में हो सकती है। इतना हैरान मत हो, बेला हंसी। हमारी काव्या ने ही आज सुबह उस सड़ी गली लाश का पोस्टमार्टम किया है। वाह, कमाल है। हम लोग मुंबई के वसई क्रीक में जांच के लिए जा रहे हैं। सिस्टर काव्या, आप हमारे साथ चलेंगी? कार्तिक ने उसकी तरफ सराहना से देखा। मैं तो बस अपने मास्टर की इंटर्न हूँ, काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कार्तिक के जोशीले अंदाज को देखकर वो मना नहीं कर सकी। ठीक है, पोस्टमार्टम में बहुत कुछ नया नहीं मिला तो मैं भी चलती हूँ। काव्या अब पुलिस जीप में बैठ चुकी थी। कार्तिक गाड़ी चला रहा था। बेला पीछे की सीट पर काव्या के साथ बैठी थी और आगे की सीट पर एक गंभीर चेहरे वाला आदमी बैठा था, करीब 40-45 साल का, सख्त लेकिन शांत दिखने वाला। काव्या, ये है मेरे मास्टर कैप्टन राजेश खन्ना। ये हमारी सेकंड टीम से हैं, बेला ने धीरे से कहा। काव्या ने ध्यान से उन्हें देखा। उनका चेहरा शांत लेकिन सख्त था, आंखों में एक अजीब सा अपनापन भी था। नमस्ते कैप्टन राजेश, काव्या ने आदर से कहा। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि अभी तक राजवीर सिंघानिया उस जीप में नहीं था, वो जो इस कहानी का एक और अहम किरदार था, लेकिन फिलहाल उसकी गैरहाजिरी ने माहौल हल्का बना रखा था। बिटिया, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर फॉरेंसिक डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? कैप्टन राजेश ने सीधी सादी आवाज में पूछा। काव्या मुस्कुरा दी। आपको नहीं लगता कि फॉरेंसिक डॉक्टर की नौकरी भी बहुत जरूरी और दिलचस्प होती है? उसकी बड़ी आंखों में चमक थी और जवाब में एक ठहराव भी। राजेश खन्ना ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर करण ने बताया था कि डॉक्टर सुदर्शन निगम की शिष्या बहुत होशियार है, लगता है सही कहा। मेहनत करो बेटा, अपने मास्टर से भी आगे निकल जाओगी। काव्या ने विनम्रता से सिर हिलाया। वो दिल से खुश थी कि डॉक्टर
निगम जैसे अनुभवी इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। गाड़ी का माहौल हल्का और मजेदार था, लेकिन जैसे ही वे मुंबई के वसई क्रीक इलाके में पहुंचे सबके चेहरे फिर से गंभीर हो गए। ये इलाका थोड़ा सुनसान रहता है। आसपास बस कुछ ऑफिस और एक पुरानी फैक्ट्री है। कैप्टन राजेश बोले, हम लोग दो टीमों में बंटते हैं। एक टीम मृतक की पहचान के लिए आसपास पूछताछ करेगी, दूसरी टीम फिर से लाश मिलने की जगह देखेगी। बेला और कैप्टन राजेश एक टीम में गए। काव्या और कार्तिक साथ रहे। पूछताछ के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा, सब वापस उसी नदी किनारे इकट्ठा हुए। किसी को भी मृतक के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है वो आसपास का नहीं था। कार्तिक ने कहा, शरीर को जिंदा रहते बांधा गया था और फिर नदी में फेंका गया। शायद किसी गाड़ी से लाया गया होगा। काव्या ने कहा, क्या हो सकता है कि गाड़ी किसी और इलाके की थी? उसने कैप्टन राजेश से पूछा। मुमकिन है, कैप्टन बोले, पर इस इलाके में सीसीटीवी कम है, खासकर नदी के आसपास, वहां तो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। उनकी बातों में गंभीरता थी, लेकिन तभी कैप्टन का फोन बजा। उन्होंने बात करते हुए अचानक चेहरा सख्त कर लिया। क्या हुआ? काव्या ने धीरे से पूछा। फोन रखते ही राजेश बोले, वसई क्रीक के दूसरे किनारे पर एक और लाश मिली है, इस बार एक बच्चा। मास्टर, काव्या तेजी से दौड़ती हुई आई जब उसने देखा कि डॉक्टर सुदर्शन निगम पहले से मौके पर मौजूद है और लाश की जांच कर रहे हैं। पहले वाली लाश जैसी ही हालत है। डॉक्टर, निगम ने धीरे से कहा, बच्चा डूबा नहीं, उसे भी बांधकर नदी में फेंका गया। शरीर पर वजन बांधा गया था ताकि ऊपर ना तैरे। काव्या बच्चे के पास बैठ गई। उसका दिल थोड़ा कांप रहा था। बच्चा सिर्फ 6-7 साल का लग रहा था। चेहरा साफ था, बाल थोड़े बिखरे हुए, आंखें बंद, लेकिन कलाई पर गहरे रस्सी के निशान थे। मास्टर, क्या ये दोनों हत्याएं किसी एक ही इंसान ने की होंगी? काव्या ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। संभव है, डॉक्टर, निगम ने कहा, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। दोनों लाशों में कुछ बातें एक जैसी हैं, लेकिन कुछ बातें अलग भी हैं। काव्या ने आसपास देखा। पुलिस बैरिकेड लगा चुकी थी और कुछ लोग दूर खड़े झांक रहे थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं लग रहा था जो संदिग्ध हो। इस बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं है, चेहरे पर भी कुछ नहीं। शायद इसे अचानक मारा गया हो या फिर बेहोश करके फेंका गया हो। डॉक्टर, निगम बोले, हमें पोस्टमार्टम के बाद ही साफ साफ पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। काव्या ने बच्चे के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मास्टर, इस बच्चे की पहचान जल्दी हो सकती है। चेहरा साफ है और उम्र भी कम है। कोई तो जानता होगा इसे। डॉक्टर, निगम ने सिर हिलाया। हाँ, और यही पहचान हमें कातिल तक भी ले जा सकती है। चलिए वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं, डॉक्टर, निगम ने कहा। वे दोनों उसी गाड़ी में वापस लौटने लगे। रास्ते में थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ गाड़ी की हल्की आवाज और बाहर बहती हवा ही साथ थी। चफोर, कहीं यही तो हीरो नहीं है? केस में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उस छोटे बच्चे के परिवार का पता चल गया था। जांच में सामने आया कि वो लोग एक सीधे सादे मजदूर परिवार से थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बेला की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार रात दिन काम कर रही थी। काव्या, जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर थी, रविवार की इस बर्थडे पार्टी को टालना चाहती थी, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वो ज्ञान अपने बड़े भाई को फोन करके मना नहीं कर सकी। मुंबई के सबसे बड़ा होटल ब्लू मून के पास उत्तरी और बाहर गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिए काव्या ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। शव की चीरफाड़ करना इन रिश्तेदारों से मिलने से ज्यादा आसान लगता था। काव्या, तू आ गई। हॉल के दरवाजे पर ज्ञान खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया। काव्या पास जाकर बोली। उसने देखा ज्ञान ने शानदार डार्क ग्रे सूट पहना हुआ था और खुद वह सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स में थी। थोड़ी झेप के साथ मुस्कुरा दी। तू कभी ढंग से तैयार नहीं हो सकती क्या? ज्ञान ने सिर हिलाया। तेरा चेहरा वैसे ही बच्चा सा है, ऊपर से ये कपड़े। लग रही है जैसे कोई कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैं बस पापा का बर्थडे विश करने आई हूँ भैया, मुझे मंच पर थोड़ी जाना है। काव्या ने जानबूझकर सिंपल कपड़े पहने थे। वो चाहती थी कि इस फैंसी माहौल में उसकी मौजूदगी दबकर रह जाए। अब बड़ी हो गई है, अगर कोई लड़का पसंद आ जाए तो बताना, मैं बात कर लूंगा। ज्ञान ने उसे देखकर सोचा, क्या ये वही काव्या है? पहले तो फंक्शन में सबसे ज्यादा वही सजी होती थी। काव्या ने सिर झुकाकर बस इतना कहा। भैया, पीछे से एक मीठी आवाज आई। बिना देखे ही काव्या समझ गई, ये निहारिका और उसकी मां मीरा कपूर थी। पापा अंदर हैं। माँ, आप और निहारिका पहले अंदर चलिए।
ज्ञान ने कहा। माँ बेटी की ज्यादा सज धज देखकर वो जरा भी नहीं चौंका। ज्ञान, निहारिका को आदित्य मल्होत्रा से जरूर मिलवाना। पिछली बार उसने कहा था कि वो लड़का उसे ठीक लगा। मीरा कपूर ने धीमे से कहा। माँ, आपने तो कहा था कि ये बात भाई को नहीं बताएंगी। निहारिका ने शर्माते हुए टोका। निहारिका ने सिल्वर व्हाइट लंबा सिल्क गाउन पहन रखा था, चेहरे पर मेकअप और उसकी आंखें दोनों चमक रहे थे। काव्या को एक पल के लिए लगा मैं यहाँ पूरी तरह बेगानी हूँ। ज्ञान ब्रो, नमस्ते आंटी। 3 स्मार्ट, लंबे चौड़े लड़के हॉल की ओर आते दिखाई दिए। काव्या ने एक नजर देखा और फौरन वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आदित्य मल्होत्रा, अभी कोहली, रक्षित ठाकुर, तुम लोग आ गए। ज्ञान ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वो उन्हें काव्या से मिलवाने ही वाला था कि देखा, वो तो पहले ही नजरें चुराकर निकल गई थी। ये लड़की भी ना। वो मुस्कुराया और फिर मीरा कपूर व निहारिका की ओर मुड़ा। निहारिका, पिछली बार तुम आदित्य और अभी से मिल चुकी हो। ये हैं रक्षित ठाकुर, सिटी ए के मेयर के असिस्टेंट। निहारिका ने रक्षित को ध्यान से देखा। बहुत हैंडसम तो नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा, शांत और गंभीर व्यक्तित्व। उसे याद आया, पिछले जीवन में भले ही आदित्य सबसे आगे था, लेकिन रक्षित ने भी बहुत ऊंचाई पाई थी। नमस्ते भाई रक्षित, निहारिका ने मुस्कुरा कर कहा। रक्षित ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया। जैसे ही सब बैंक्वेट हॉल में घुसे, अभी कोहली ने चुटकी ली। अरे ज्ञान, तेरी एक और बहन नहीं है क्या? हाँ काव्या, थोड़ी जिंदा दिल है, शरारती भी। अब पता नहीं कहाँ छुप गई। ज्ञान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे पता था कि काव्या जानबूझकर सबसे दूर जा रही थी। हम सब दोस्तों में सबसे किस्मत वाला तू ही है। दो सुंदर बहनें और मैं, मेरा भाई ही मेरा सिरदर्द है। अभी कोहली ने हंसते हुए कहा। आदित्य, तेरी भी तो बहन है? रक्षित ने पूछा। हाँ, लेकिन वो अभी 4th क्लास में है, आदित्य हंसकर बोला। उसी वक्त उसकी नजर निहारिका पर पड़ी। वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी। ओहो, लगता है तू ज्ञान का जीजा बनने जा रहा है। अभी ने आदित्य को चिढ़ाया। क्या बुरा है जीजा बनने में? ज्ञान ने हंसते हुए कहा। बुरा कुछ नहीं यार, लेकिन तेरी 2 बहनें हैं और यहाँ आदित्य और रक्षित जैसे बंदे खड़े हों तो मेरी तो कोई बारी ही नहीं आती। अभी ने मजाक में कहा। अरे भाई, मुझे तो इन सब से बाहर ही रखो। दिखने में तो मैं आदित्य और राजवीर सिंघानिया के सामने कुछ भी नहीं। रक्षित ने हंसते हुए हाथ हिलाया। वैसे राजवीर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ज्ञान ने अचानक पूछा, जब रक्षित उसका नाम ले चुका था। राजवीर ज्ञान का पुराना क्लासमेट, स्कूल टाइम से ही बड़ा सीरियस और थोड़ा अलग किस्म का था। अगर उसकी रक्षित से गहरी दोस्ती ना होती तो शायद वो इस CRICLE का हिस्सा भी न बनता। शायद पुलिस स्टेशन में कुछ जरूरी काम आ गया होगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। रक्षित का लहजा थोड़ा ठंडा हो गया जब उसने राजवीर का नाम लिया। अगर उसने उसे पहले ही ये नहीं समझाया होता कि दोस्ती निभाना भी जरूरी है, तो वो शायद आता ही नहीं। वो तो मेरे डैड से भी ज्यादा रूखा है। हमारी गैंग में आदित्य भी कम नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत सोशल है। अभी ने हंसते हुए आदित्य के कंधे पर हाथ मारा। रक्षित मुस्कुराया पर हल्के से टोका। भूल मत, वो इस सिटी का फ्री कॉम्बैट चैंपियन है। ज्यादा मजाक मत कर, मुसीबत में तू ही पड़ेगा। लेकिन उसके घर वाले तो दिल्ली में बहुत बड़े बिजनेस वाले हैं ना। फिर यहाँ आकर पुलिस की नौकरी क्यों? ज्ञान को कभी ये बात समझ नहीं आई थी। हर किसी की अपनी वजह होती है। हम दोस्त हैं, हमारा काम है उसे समझना, जज नहीं करना। रक्षित ने शांत लहजे में बात खत्म कर दी। बाकी सब भी समझ गए कि अब ज्यादा पूछना ठीक नहीं। उधर काव्या बाथरूम में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रही थी। दिल की धड़कनें कुछ तेज थीं। कितनी देर तक वॉशरूम में छुपी रहूंगी मैं? उसने खुद से बड़बड़ाया। थोड़ी हिम्मत करके जैसे ही बाहर निकली, अचानक सामने से किसी से टकरा गई। ठक, सॉरी। उसने सर पकड़ लिया और ऊपर देखा। सामने खड़ा लड़का करीब 6 फीट 2 इंचेस का था। गहरे रंग का सूट, तीखे नैन नक्श, हल्की दाढ़ी और उस पर उसकी आंखें। इतनी शांति थी उनमें कि कुछ पल के लिए समय थम सा गया। पर उसने कुछ कहा नहीं, बस एक नजर डाली और बगैर कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो सीधा बैंक्वेट हॉल की ओर चला गया। काव्या उसे जाते हुए देखती रह गई। ये कौन था? ये कोई गेस्ट नहीं लग रहा, और इतना कलम, कहीं यही तो हीरो नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। कहानी में हीरो की बहुत तारीफ थी, टॉल, हैंडसम, मिस्टीरियस ऑरा। और ये लड़का बस वैसा ही। फिर काव्या ने खुद को संभाला और सोचते हुए हॉल में कदम रखा। अभी वो सबसे दूर वाली टेबल की ओर बढ़ ही रही थी कि काव्या, यहाँ आ। ज्ञान की आवाज आए। उसका मन किया कि इनविजिबल हो जाए, लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था।
भैया, उसने धीरे से कहा और आगे बढ़ गई। सबसे मिल, ये हैं आदित्य और अभी, बचपन के दोस्त हैं। बस बीच में विदेश चले गए थे। काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर दोनों को नमस्ते कहा। आदित्य की पर्सनैलिटी में जो ठहराव था वो असली हीरो वाला फीलिंग दे रहा था। और अभी उसका चेहरा तो जैसे किसी रोमांटिक मूवी के फ्लर्ट हीरो का हो, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंस से भरा। उफ, असली काव्या की टेस्ट ही खराब थी। इसी से शादी करनी थी उसे। काव्या ने मन ही मन सोचा। और ये है रक्षित। और ज्ञान ने जैसे ही पलटा उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट राजवीर। काव्या की नजर एकदम सीधी उस पर जा टिकी। अरे, यही तो था वॉशरूम वाला लड़का। उसका दिल जैसे एक सेकंड को रुक गया। सैम एक्सप्रेशनलेस फेस, सैम काम एनर्जी, और वही इंटेंस आंखें। उसका चेहरा कहानी वाले हीरो जितना ही परफेक्ट था, लेकिन अफसोस कहानी में उसे प्यार नहीं मिला था। क्लासिक सेकंड लीड। काव्या के दिल में एक हल्की सी सहानुभूति आ गई। राजवीर ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने एक नज़र काव्या पर डाली और थोड़ा सा चौंका। उस लड़की की आंखों में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उससे कुछ जानती हो, जैसे कोई रहस्य दोनों के बीच तैर रहा हो। राजवीर को ये सब अटपटा लगा। हल्के से गला साफ किया और बोला, ज्ञान, तुम्हारी बहन अभी भी स्कूल में है क्या? टेबल पर एकदम सन्नाटा। फिर निहारिका की हंसी गूंज गई। राजवीर, ड्रेस देखकर धोखा मत खाए, वो मेरी बड़ी बहन है। काव्या का माथा घूम गया। लो कर लो बात, यही वजह है कि तू हीरो नहीं बन पाया। मुंह खोलते ही कलेश कर गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं बड़ी हूं, पर क्या करें, उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी हर किसी के पास नहीं होती। राजवीर ने थोड़ी देर तक देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया, जैसे मान गया हो। चफाइफ बड़ी मौसी जया आर्य। रक्षित काव्या के चेहरे के हाव भाव देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने ज्ञान से कहा, अरे ज्ञान, तुम्हारी छोटी बहन काव्या तो बड़ी मजेदार है। ज्ञान ने लाचार होकर काव्या के सिर पर हाथ फेरा और समझाया, छोटी काव्या को दादा दादी ने पाला है। वह थोड़ी जिद्दी और शरारती है। काव्या ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा खाने की मेज की ओर देखने लगी। वह पहले से ही भूखी थी। इसके बाद काव्या अपने सामने रखे खाने को खाने में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर निहारिका, जो कि हमेशा सोशल बटरफ्लाई बनने की कोशिश करती थी, सभी रिलेटिव्स से हंस हंस के बातें कर रही थी। तारांकन कंपैरिजन। हाँ, बाहर से देखने पर निहारिका कहीं ज्यादा मेच्योर और परफेक्ट लग रही थी, लेकिन एक सपोर्टिव किरदार होने के नाते काव्या को इस कंपैरिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन काव्या को क्या, उसे तो कैमरा के पीछे रहना ज्यादा पसंद था। स्पॉटलाइट ना मिले तो क्या हुआ, सुकून तो मिलता है। तारांकन। तभी उसने अपने चॉपस्टिक नीचे रख दिए। हाँ, उसे चाइनीज खाने का भी बहुत शौक था, क्योंकि अबे नाम के एक गेस्ट ने किसी मर्डर केस की बात छेड़ दी थी। ग्रेटर देन राजवीर, तुमने अभी अभी मुंबई के वसाई किरके में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था ना? वहां 2 मर्डर केसेस हुए हैं, कहीं उसका असर तो नहीं पड़ेगा? राजवीर, जो हर गैदरिंग में सबसे कूल और कंपोज्ड रहता था, आराम से बोला, घबराने की बात नहीं है, वो इलाके हमारे प्रोजेक्ट साइट से बहुत दूर हैं। वैसे भी, अभय ने आंखें गोल करते हुए जोड़ा, मुंबई वासी का बाहरी इलाका तो शुरू से षड्यंत्र रहा है। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केट, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। लेकिन भाई राज, तुम तो डिटेक्टिव हो ना, कोई इनसाइड न्यूज मिले तो बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं वहां एक प्लॉट ले लूं। राजवीर। तारांकन ने बिना ऊपर देखे वही कलम लहजे में कहा, अभी तो मैं जस्ट दिल्ली ट्रांसफर होकर आया हूं, कोई केस नहीं लिया फिलहाल। बाकी सब उस साइलेंस के आदी थे, पर काव्या की क्यूरियोसिटी अब जग चुकी थी। दावत का माहौल मैन वाइल सुपर लाइवली था। केक कट चुका था, रिश्तेदारों की गोसिप चालू थी और अशोक कपूर, काव्या के पापा, स्पीच दे रहे थे, जिसमें ग्रेटिट्यूड था और थोड़ा इमोशनल तड़का भी। सब अटेंटिवली सुन रहे थे, सिवाय 2 लोगों के, काव्या जो अपने प्लेट में फुल्ली इन्वेस्टेड थी और राजवीर जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में बैठा था। फिर आया गिफ्ट देने का टाइम। हर कोई गिफ्ट देकर फॉर्मल विशेष दे रहा था। काव्या ने भी अपना गिफ्ट, एक खूबसूरत टाई, अशोक कपूर को दिया। हैप्पी बर्थडे पापा। ग्रेटर दैन, उसने मुस्कुराकर टाई बढ़ाए। अशोक कपूर ने टाई खोलते ही चेहरे पर जेनुइन मुस्कान ले ली। वाह, ज्ञान ने बताया था कि ये तुमने खुद चुनी है। गुड चॉइस बेटा, धन्यवाद। ग्रेटर देन, उन्होंने उसका कंधा थपथपाया, फिर स्नेह से बोले, ग्रेटर देन, घर लौट आओ। हॉस्टल की हालत मुझे पसंद नहीं। जरूरत नहीं पापा, काव्या ने साफ कहा, मैं वहां ठीक हूं। अशोक कपूर कुछ कहने ही वाले थे जब अचानक सवाल उछाल दिया, ग्रेटर देन, क्या तुम्हें वही जॉब करनी है?
हाँ पापा, काव्या की आवाज कॉन्फिडेंट थी। मुझे फॉरेंसिक डॉक्टर बनना है और मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। अशोक कपूर ने पहली बार बेटी की आंखों में वो स्पार्क देखा जो जिद नहीं, जुनून था। ठीक है, उन्होंने कहा। थोड़ा और सोच लो और अपनी माँ से नाराज मत होना। तुम्हारा घर हमेशा खुला है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। असल बात तो ये थी कि नाराजगी उसकी तरफ से नहीं थी। मीरा कपूर उसकी माँ की उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तभी एक भारी कंगनों वाली चमचमाती साड़ी पहने महिला तेजी से उसकी ओर आई। ग्रेटर देन काव्या। ओह बेटा, तुमसे मिले जमाना हो गया। कितनी दुबली हो गई हो। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, बड़ी मौसी जया आर्य। तारांकन। जया आर्य उसकी माँ मीरा की बड़ी बहन थी और शायद वो इकलौती थी जिनमें वार्मथ और सॉफ्टनेस बची थी। तुम्हारी माँ कह रही थी तुम जबरदस्ती फॉरेंसिक बनना चाहती हो। अरे वो काम लड़कियों के लिए बहुत टफ होता है। देखो कितना वेट लॉस कर लिया। काव्या को उनकी बातों में कंसर्न दिखा, टॉन्ट नहीं। कोई बात नहीं मौसी, मुझे ये काम पसंद है और मैं एंजॉय करती हूँ। जया आर्य ने उसका हाथ दबाया और धीमे से बोली, अगर कभी लगे अब बर्दाश्त नहीं होता तो मेरी कंपनी में आ जाना। अपनी माँ की मत सुनना, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तुम जो चाहे वो बन सकती हो। काव्या का दिल सचमुच पिघल गया। लेकिन तभी, बहन मीरा कपूर दूर से झल्ला कर बोली, तुम उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ। मैं उसे सिर पर चढ़ा रही हूँ। और तुम निहारिका को जो सर पर बैठा रखी हो वो क्या है? जया को कभी पसंद नहीं आया कि मीरा दोनों बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है। लेकिन ये उनका घरेलू मामला था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकी। निहारिका डांस प्रैक्टिस से थक जाती है और वो कौन जाने पूरे दिन क्या करती फिरती है। मीरा को काव्या के रोज लाशों के बीच काम करने की बात ही बुरी लगती थी, एक अजीब सी मनहूसियत लगती थी उन्हें। ठीक है, मुझे तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। तुम बस निहारिका की चिंता करो, मैं काव्या को संभाल लूंगी। आखिर मैं उसकी मौसी हूं, क्या उसका बुरा चाहूंगी। जया जानती थी कि मीरा को समझाना बेकार है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि काव्या का ध्यान उन्हें ही रखना होगा। अगर वाकई उसका भला चाहती हो तो उससे कहो कि वो ये नौकरी छोड़ दे जितनी जल्दी हो सके। मीरा की नजरें काव्या पर थीं, जिनमें नाराजगी साफ झलक रही थी। बस करो अब, मेहमान अभी गए नहीं हैं। अशोक कपूर ने मीरा को देखा और पास आकर धीरे से टोका। निहारिका, ज्ञान और बाकी लोग भी वहीं आ गए। निहारिका ने काव्या की ओर देखकर बड़ी मासूमियत से कहा, दीदी आज पापा का बर्थडे है। प्लीज फैमिली से झगड़ा मत करो, सबका मूड खराब हो जाएगा। काव्या ने निहारिका की नजरें देखीं और फिर ज्ञान के पास खड़े आदित्य व बाकी लोगों को। उसे तुरंत समझ आ गया कि निहारिका क्या कर रही थी, खुद को सेंसिटिव दिखाने के लिए उसे इनसेंसिटिव बना रही थी। काव्या ने बेबस होकर हल्के से सिर झुकाया और कहा, पापा मम्मी, मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो जैसे ही मुड़ी, बिना किसी शोर के निकल जाना चाहती थी। निहारिका की स्क्रीन प्ले में कोई दखल न हो, पर तभी अभी ने उसे रोक लिया। काव्या, आपका हॉस्टल कहाँ है? आदित्य और मैं कार से आए हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं। अभी की बात सुनकर काव्या एक पल के लिए चौंकी। असल किताब में अभी तीसरे मेल लीड टाइप किरदार था जिसे हमेशा निहारिका में दिलचस्पी रही थी। ऐसे में उसका यूं बात करना थोड़ा अजीब था। परेशान मत होइए, मेरा बांद्रा लिंकी स्ट्रीट पर है, पास ही है, मैं जल्दी से टैक्सी ले लूंगी। काव्या को इस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि हीरोइन को ट्रबल से दूर ही रहना चाहिए। अरे, बांद्रा लिंक स्ट्रीट तो हमारे रास्ते में ही है, मैं और आदित्य छोड़ देंगे। आदित्य ने सिंसियरिटी से उसकी तरफ देखा। अब काव्या को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो अभी अभी सेकंड और थर्ड मेल लीड से दूरी बना ही रही थी कि अब लीड मेल खुद सामने आ गया था। जब उसने देखा कि निहारिका का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया है तो उसे थोड़ी सी खुशी हुई। लगता था आज तो बचेगी नहीं, तो फिर आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। काव्या ने पापा और भाई से विदा ली और आदित्य वभी के साथ चली गई। असल में काव्या को निहारिका को परेशान देखकर अच्छा लग रहा था। वैसे भी निहारिका तो उससे नफरत करती ही थी, तो फिर अब वो जैसे है वैसे ही रहने दे। काव्या को जाते हुए देखकर रक्षित को थोड़ी झिझक हुई। उसने ज्ञान से पूछा, ये काव्या करती क्या है? उनमें कुछ अलग सा है, कुछ तो खास है। पर उसका सवाल पूरा होने से पहले ही कपूर परिवार के चेहरे बिगड़ गए। मीरा ने जल्दी से बात संभाली, अरे कुछ नहीं, बस एक जरा सी समझ से बाहर लड़की है, ऐसा कुछ अनोखा नहीं है। चलो अभी। राजवीर ने रक्षित के कंधे पर हाथ रखा और उसे चलने का इशारा किया।
रक्षित समझदार था, कपूर कपल्स से एक एक कर विदा ली और निकल गया। रक्षित और राजवीर को जाते देख निहारिका खुद को रोक न सकी और ज्ञान से पूछा, भैया अभी तो मेयर साहब का असिस्टेंट है ना? मुझे क्यों लग रहा था कि वो राजवीर से थोड़ा डरता है। हाँ, थोड़ा बहुत। राजवीर हमेशा से ही कम बोलने वाला है। दोनों कैपिटल से हैं और अच्छे घरानों से आते हैं। सिंघानिया परिवार कोई छोटा नाम नहीं है। ज्ञान को राजवीर के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अभी के मम्मी पापा पॉलिटिक्स में थे और राजवीर का परिवार अगर उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं तो कुछ तो बात होगी। होटल से निकलने के बाद रक्षित ने वलेट को बुलाया और राजवीर के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गया। क्या अफसोस है यार, मैं काव्या को ड्रॉप करके ये जानना चाहता था कि वो करती क्या है। वो अपनी चश्मे ठीक करते हुए बोला और राजवीर की ओर देखा। लेकिन राजवीर ने आंखें बंद कर रखी थी, जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। अरे सुनो तो, तुम्हें जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं होती? मैंने सुना है ज्ञान कह रहा था कि उनका परिवार काव्या के काम से खुश नहीं है। राजवीर ने अपने सिर के पास हाथ रखा, एक जिद्दी सी लड़की में जानने जैसा क्या है? उसे अब भी ऐसे शोरगुल वाले माहौल से चिढ़ हो रही थी। जिद्दी? मुझे तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगी। रक्षित मुस्कुरा पड़ा। उसका वो गुस्से वाला गोल सा चेहरा अब भी दिमाग से जा नहीं रहा। तीसरी बॉडी मिल गई। क्यों, तुम भी ज्ञान का जीजा बनना चाहते हो क्या? राजवीर ने हल्का सा भौहें चढ़ाते हुए रक्षित से पूछा। क्यों नहीं, ज्ञान की दोनों बहनें काफी सुंदर हैं, रक्षित ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे ज्यादा उम्मीद मत रखना। उन दोनों में से एक की नजर आदित्य पर है और दूसरी की शायद सिर्फ खाने पर। राजवीर की आंखों में शरारती चमक थी। डिनर टेबल पर निहारिका की निगाहें पूरे वक्त आदित्य पर टिकी थीं और काव्या तो मानो खाने के अलावा किसी चीज की परवाह ही नहीं कर रही थी। हा, ये तो सही कहा तुमने। रक्षित को याद आया कि डिनर के दौरान काव्या सच में किसी छोटे से गोल मटोल hamster जैसी लग रही थी, बस खाती ही जा रही थी। मुझे तो लगता है काव्या और तुम एकदम परफेक्ट मैच हो, एक ठंडे शांत बर्फ के टुकड़े के साथ एक फूडी। दिलचस्प कॉम्बिनेशन होगा। रक्षित ने राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर भी वह बोलता गया, भाई बुरा मत मानना, लेकिन तुम इतने सालों से सिंगल हो। मेरी मानो तो काव्या बहुत प्यारी है, एक बार ट्राई तो करो। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ट्राई करो, मुझे इसमें मत घसीटो। राजवीर का लहजा अब भी उतना ही ठंडा था। ठीक है फिर, जब अकेले रोओगे तो मत कहना कि बताया नहीं था। राजवीर और रक्षित की गाड़ी का माहौल हल्का और मजाकिया था, पर वहीं दूसरी ओर काव्या के लिए माहौल बेहद अजीब और असहज था। काव्या, आप बहुत बिजी रहती हैं क्या? अगले हफ्ते हम आपके भाई ज्ञान के साथ बीच पर जा रहे हैं। निहारिका भी होगी वहां, आप भी चलिए ना। अभी काफी जोश से बात कर रहा था और पीछे की सीट पर काव्या के साथ ही बैठा था। आदित्य आगे वाली सीट पर था और 1:30 के करीब उम्र का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मैं एक दोस्त के साथ शॉपिंग का प्लान बना चुकी हूँ, शायद अगली बार। काव्या खिड़की की तरफ सिमट गई, जितना हो सके अभी से दूरी बनाकर बैठने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फिर आपके भाई के जरिए ढूंढना न पड़े मुझे। अभी ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में अपना मोबाइल निकाला, भगवान ही जाने उसने ऐसे कितनी लड़कियों से नंबर एक्सचेंज किए होंगे। काव्या के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे भी नंबर एक्सचेंज करना पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था मानो सदियां बीत गई हो, जब तक गाड़ी बांद्रा लिंक रोड पहुंची। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने लंबी सांस ली। क्या वह इस कहानी की स्क्रिप्ट से भाग ही नहीं सकती? क्या उसे अभी कोहली के साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा? शायद अब उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अभी कोहली वही इंसान था जिससे उसे सबसे दूर रहना चाहिए था, क्योंकि असली कहानी में काव्या की तबाही का जिम्मेदार वही था। हॉस्टल लौटते वक्त जैसे ही काव्या ने दरवाजा खोला, बेला थकी हारी हालत में सामने बैठी मिली। काव्या, तू आ ही गई। बेला उस पर टिक गई और बोली कि इसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। मैं और कार्तिक पूरी रात सीसीटीवी फुटेज घूरते रहे, कुछ भी हाथ नहीं लगा। पहली बॉडी की पहचान अब तक नहीं हो पाई। काव्या ने उसकी थकी आंखें देखीं और उसे वाकई उस पर दया आ गई। नहीं, पता नहीं कातिल ने क्या तरीका अपनाया है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बेला ने माथा पकड़ा, उसे सोचकर ही सिरदर्द होने लगा। जरूरी नहीं कि कातिल ने कोई तरीका अपनाया हो। काव्या को डिनर में अभी कोहली की कही बात याद आई, क्या पता मरा हुआ इंसान ही खुद अपनी पहचान छिपा रहा हो। उसकी बात सुनकर बेला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, हो सकता है वो कोई रजिस्टर्ड नाम वाला इंसान न हो, या शायद कोई अपराधी हो। हम तो कातिल पर ध्यान दे रहे थे, शायद गड़बड़ी शिकार में ही थी।
मेरे मास्टर ने कहा था कि दूसरी बॉडी की मौत का तरीका पहले जैसा ही था, लेकिन एक फर्क था। दूसरा लड़का दम घुटने से मरा था, पहला पेट की अंदरूनी चोट और खून बहने से। काव्या कुछ देर सोचकर बोली, कातिल के अंदर बहुत गुस्सा था और उसकी नीयत एकदम साफ थी, सामने वाले को हर हाल में मारना था। बेला को तभी एक बात याद आई। हाँ, कातिल को पैसे से कोई मतलब नहीं था, बस उसे उन बच्चों को मारना था। वैसे तो मरे हुए लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़का बहुत शरारती था, दूसरों की चीजें छीन लेता, पाक की चीजें तोड़ता। काव्या को अचानक एक तीव्र आशंका हुई। शायद कातिल और पीड़ित में कोई रिश्ता ही नहीं था। वजह बेहद सीधी थी, ऐसे लोगों की हरकतों से नफरत। काव्या, मैं अभी कैप्टन राजेश से मिलने जा रही हूँ। हो सकता है हम पूरी दिशा ही गलत पकड़ बैठे हैं। बेला ने जैकेट पहनी और बैग उठाया। कातिल शायद पीड़ित को जानता ही न हो, हमें अब पीड़ितों की जिंदगी खंगालनी होगी। जिस किसी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो, शायद वहीं से रास्ता निकले। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। काव्या ने उसे जाते हुए देखा। वो जैसे ही फ्रेश होकर सोने का सोच ही रही थी, तभी डॉक्टर सुदर्शन निगम का कॉल आ गया। ग्रेटर देन काव्या, तुरंत पोस्टमार्टम लैब में आओ, तीसरी बॉडी मिल गई है। काव्या दौड़ती हुई पोस्टमार्टम लैब पहुंची। जैसे जैसे विक्टिम्स की संख्या बढ़ रही थी, पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल और भी टेंस होता जा रहा था। हर किसी की बस एक ही चाह थी, किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना, क्योंकि जब तक वो आजाद है, अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। मास्टर, काव्या ने देखा कि डॉक्टर सुदर्शन निगम और डॉक्टर करण मित्तल पहले से ऑटोप्सी शुरू कर चुके हैं। वो बिना वक्त गंवाए अपने ग्लव्स पहने और काम में जुट गई। डॉक्टर सुदर्शन ने रिपोर्ट की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा, पुलिस ने विक्टिम की पहचान कर ली है। नाम अहिका शर्मा, उम्र 31 साल। वो वाशी, मुंबई के अधूरिनी इलाके में एक मॉल में काम करती थी। डेथ उसी रेंटेड फ्लैट में हुई जहां वो अकेली रहती थी। मौत को 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। पड़ोसियों को जब उन्हें स्मेल आई, तब जाकर कॉल किया गया। काव्या ने डिकम्पोज हो चुकी बॉडी को देखा और थोड़ी सिहर गई। वो डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती थी, तो इतने दिन किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया कि वो मिसिंग है। डॉक्टर करण बोले, सुना है उसे जॉब से निकाल दिया गया था, कंप्लेंट्स काफी थीं। और शायद इसलिए भी क्योंकि उसका कोई खास पर्सनल स्किल नहीं था। काव्या चुपचाप बॉडी को ऑब्जर्व करती रही। वो गहराई से सोच में डूबी हुई थी। इन तीनों केसेस में एक बात कॉमन थी, कोई भी विक्टिम सोशली वेल एडजस्टेड नहीं था। शायद यही चीज उसे किलर की नजर में टारगेट बना रही थी। बॉडी पर कई घाव दिए गए हैं। काव्या ने ध्यान से घावों की जांच करते हुए कहा, मास्टर, इन घाव से खून बिल्कुल भी नहीं निकला है। सब कटेनियस फैट, त्वचा के नीचे की पीली चर्बी दिख रही है। संभव है ये सब घाव मौत के बाद दिए गए हों। हैंडो सुदर्शन ने गहरी सांस ली। टोटल 47 घाव, और हाँ, सारे के सारे डेथ के बाद इन्फेलिक्टेड हुए हैं। लुक्स लाइक अ क्लियर केस ऑफ रेज या रिवेंज, या शायद दुश्मनी भी नहीं, काव्या ने धीरे से कहा। डॉक्टर करण थोड़ा चौंक गए। अगर कोई पर्सनल दुश्मनी न हो तो कोई इतना पागल क्यों होगा किसी डेड बॉडी के साथ। काव्या ने गंभीर आवाज में कहा, हम जैसे नॉर्मल लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक साइकोपैथ कैसे सोचता है। अगर उसे किलिंग से थ्रिल मिलता है तो मोटिवेट कभी बड़ा नहीं होता, बस ट्रिगर काफी होता है। हो सकता है उसे बस उसका चेहरा नापसंद रहा हो। अगर उसे मारने में मजा आता हो, खुशी मिलती हो तो। डॉक्टर सुदर्शन ने धीरे से अपने चश्मे को एडजस्ट किया। तीनों विक्टिम्स की वृत्तस्य पर सैम रस्सी के निशाने थे। पैटर्न्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, टाइंग स्टाइल, ब्रिजिंग डेप्थ, सब कुछ। इट्स क्लियर एक इंसान जिसने ये तीनों मर्डर किए हैं, बट सोचने वाली बात है, तीनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उनके इतने अलग अलग दुश्मन हो सकते हैं जब तक हत्यारा पागल न हो। डॉक्टर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी स्टूडेंट बहुत तेज है सुदर्शन। मुझे लगता है एक दिन हम सबका बॉस यही बनेगी। उस दुबली सी लड़की में जो काम प्रोफेशनलिज्म था, वो उसे बाकियों से अलग बनाता था। एक ट्रू फॉरेंसिक एक्सपर्ट। डॉक्टर सुदर्शन ने काव्या की ओर देखा। काव्या, रिपोर्ट कंप्लीट होते ही पुलिस को सबमिट कर देना। अगर केस जल्दी सोल्व हुआ तो तुम जल्द ही इन्वेस्टिगेटिव कोर टीम में शामिल हो सकती हो। यस मास्टर, काव्या ने हल्के से सिर हिलाया। वैसे भी उसे वापस पुलिस स्टेशन जाकर बेला से मिलना था। अब तो उसे और यकीन हो गया था, किलर तेजी से और ज्यादा सैवेज होता जा रहा है। अगला विक्टिम कहीं बहुत दूर नहीं। पुलिस स्टेशन बैठक, कप्तान राजेश बाकी ऑफिसर्स के साथ स्ट्रेटजी मीटिंग कर रहे थे।
जब काव्या ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट की तो उसे भी मीटिंग में शामिल कर लिया गया। काव्या, मैंने कैप्टन को तुम्हारा एनालिसिस बताया था और तुम सही थी। फर्स्ट विक्टिम की बैकग्राउंड निकल आई है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, गैम्बलिंग और सेक्स ट्रेड से जुड़ा हुआ। बेला ने काव्या की तरफ इम्प्रेस्ड होकर देखा। तुम फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हुए भी केस की साइकोलॉजी को अच्छे से पकड़ रही हो। दैट इज रेयर। काव्या को अचानक सारे ऑफिसर्स की नजरें अपनी तरफ महसूस हुई। उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, एक दोस्त ने बताया था कि वाशी के किरक इलाके में कई इल्लीगल एक्टिविटीज चलती हैं। जो बाहर से शांत दिखता है वो अंदर से सबसे ज्यादा हिंसक हो सकता है। अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऐसे क्लूज लाता रहा तो हमारा वर्कलोड आधा हो जाएगा। एक छोटा सा ऑफिसर हंसते हुए बोला, मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि जो डेड बॉडीज छुपा रही हो वो स्टोरेज मैं बाहर निकाल सकूं। काव्या ने संयम से जवाब दिया। कैप्टन राजेश ने रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की। सुनो सब लोग, तीनों केसेस में पैटर्न साफ है। अगर हमें इस किलर का दिमाग समझना है तो ये कंपैरिजन बहुत काम का होगा। चलो सभी ध्यान दें, तीनों केसों की समानता पर गौर करें। शायद इसी से हम हत्यारे के दिमाग की परतों को खोल सकें। चैप्टर 7, सीरियल मर्डर केस। केस मीटिंग खत्म होते होते अगली सुबह की पहली किरणें फिजाओं में उतर चुकी थीं, लेकिन पुलिस टीम ने इस बार बड़ी तरक्की की थी। अब तक 3 हत्याओं को जोड़कर जो तस्वीर बनी थी उससे ये साफ था हत्यारा वसई क्रीक का ही रहने वाला था। इतना ही नहीं, उसके जीवन का ताना बाना कुछ ऐसा था कि वो समाज के कई अलग अलग वर्गों से जुड़ा रहता है। दूसरा पीड़ित केवल 6 साल का बच्चा था। उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज सीमित थीं, इसलिए पुलिस का मानना था कि हत्यारे की खोज उस बच्चे से ही शुरू की जाए। संभावना थी कि हत्यारा या तो उसके घर के आसपास का था या फिर उसके साथ किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्ट संपर्क में रहा होगा। उफ, फिर पूरी रात जाग गए। ये केस कब सुलझेगा यार? बेला ने जम्हाई लेते हुए अपनी अकड़ी हुई बाजुओं को ऊपर की ओर फैलाया और पास खड़ी काव्या व कार्तिक से थके हुए लहजे में कहा, ज्यादा देर नहीं है अब। कार्तिक की आवाज में थकावट थी पर आंखों में उम्मीद भी। तुम लोग डिटेक्टिव्स हो भी बड़े हिम्मती। काव्या ने दोनों को देखा और उसके चेहरे पर सिंपैथी सी तैर गई। तुम फॉरेंसिक वाले कम मेहनत करते हो क्या? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वैसे काव्या, तुम तो बिल्कुल थकी नहीं लग रही हो। अभी अभी पोस्टमार्टम लैब से आए हो ना? सब ठीक था। पोस्टमार्टम दिलचस्प था, काव्या ने सहजता से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर बेला और कार्तिक दोनों उसे अजीब नजरों से देखने लगे। काव्या, तुम लोग तो असली वॉरियर्स हो, मैं तो वाकई दंग हूँ। कार्तिक ने उस भोली सी दिखने वाली लड़की को देखा जो बेहद शांति से लाशों की चीरफाड़ कर सकती थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना ठंडा और पेशेवर दिमाग भी छिपा है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। मेरी एक सीनियर थी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। छुट्टियों में हम सब पास के एम्यूजमेंट पार्क के हॉरर हाउस गए थे। बेला मुस्कराए, भाई साहब, उन्होंने तो वहां के स्टाफ की हालत खराब कर दी थी। नकली लाशों को देखकर हंसने लगी। एनपीसी कहने लगे, हमने भूत देखे हैं पर ये भूतनी पहली बार देखी है। क्या वो जानबूझकर डरा रही थी? कार्तिक भी अब हंसी नहीं रोक पाया। नहीं, उन्हें वो प्रॉप्स फेक लग रहे थे। काव्या ने कंधे उचकाकर कहा, सच में, मैंने तो पहले ही कहा था फॉरेंसिक वाले लोग हमारी तरह नहीं होते। मेरी सीनियर कहती थी अगर लाश को फ्रीज भी कर दो तो लिवर मोर्टिस इतना ब्राइट रेड नहीं होता। ये तो बिल्कुल नकली है। वैसे काव्या, कार्तिक अब थोड़ा गंभीर हुआ, कल दोपहर बेला और मैं वाशी के कर्क मॉल जा रहे हैं। तीसरी पीड़िता आहिका शर्मा की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। आप भी चलोगी? जरूर, वैसे भी कल कुछ खास काम नहीं है और केस को करीब से देखना फॉरेंसिक एंगल से भी बेहतर रहेगा। काव्या को इस सीरियल मर्डर केस ने भीतर तक झकझोर दिया था। जिस दुनिया से वह यहाँ आई थी वहां इस तरह के खौफनाक केस सामने नहीं आते थे। यह मामला उसके लिए सीखने और समझने का एक दुर्लभ मौका था। तीनों ने तय किया कि वे अगली दोपहर तारांकन कर्क मॉल, वाशी के मुख्य द्वार पर मिलेंगे। अगले दिन दोपहर वाशी का कर्क मॉल। बेला, काव्या, कार्तिक ने ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था, पूरी तरह से कॉलेज के स्टूडेंट जैसा लग रहा था। ये पहली बार है जब तुम्हें आम कपड़ों में देख रही हूँ, आज तो और भी छोटा लग रहा है। काव्या मुस्कुरा दी, अरे यार, आप खुद देखिए, आप तो बेला से भी छोटी लगती हो जबकि उम्र बराबर है। ओह, अब समझ में आया तुम मुझे सीनियर क्यों बुलाते हो। बेला ने शरारत से कार्तिक का कान खींचा, मैं क्या बुढ़िया लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, ये तो इज्जत देने वाला टाइटल है। अगर आप भी एक लाश का पोस्टमार्टम कर दो तो आपको भी इज्जत दूंगा और बोलूंगा।
कार्तिक ने हंसते हुए कहा और काव्या के पीछे छिप गया। लेकिन मैं उस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेला ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन काव्या बीच में आ गई। बस अब बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। याद है ना हम क्यों आए हैं? स्टोर की ओर तीनों सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां आहिका शर्मा काम करती थी, एक नामी फैशन ब्रांड का स्टोर। स्टोर में हल्की सी लाइटिंग, साज सज्जा शानदार और माहौल पूरी तरह से पेशेवर था। उन्होंने जब अपने पहचान पत्र दिखाए तो स्टोर मैनेजर, एक लगभग 35 साल की महिला, बड़ी गर्मजोशी से मिली। नमस्ते, आप पुलिस से हैं ना? आइए प्लीज। मैं डॉक्टर काव्या कपूर, ये मेरी साथी बेला और ये कार्तिक। काव्या ने विनम्रता से कहा। आपका आहिका शर्मा के बारे में क्या कहना है? उसने सीधे सवाल दागा, लेकिन उसकी आंखें मैनेजर को गौर से पढ़ रही थीं। मैनेजर ने हल्की सी मुस्कान दी, वो वही प्लास्टिक सी कॉर्पोरेट मुस्कान जो ग्राहक को रिझाने के लिए होती है। आहिका एक शांत स्वभाव की लड़की थी, काम में तेज मगर हमेशा थोड़ी डरी डरी सी रहती थी। ज्यादा लोगों से घुलती नहीं थी। क्या कभी किसी बात को लेकर परेशान दिखी थी? बेला ने पूछा। एक दो बार स्टोर के पीछे फोन पर किसी से तेज आवाज में बात करते देखा था। कभी कभी लगता था जैसे किसी से डर रही हो। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है? कार्तिक ने टेक्निकल रुख अपनाते हुए पूछा। वो शायद उस दिन कैमरा बंद था, किसी तकनीकी खराबी की वजह से। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये इत्तेफाक शायद अब बहुत ज्यादा हो रहा था। आहिका शर्मा ठीक ही थी इंसान के तौर पर हम ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। स्टोर मैनेजर ने जैसे ही काव्या का सवाल सुना, उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी खींच गई। हम चाहते हैं कि आप पुलिस के साथ पूरा सहयोग करें और कुछ भी छिपाएं नहीं। बेला ने भी उनकी झिझक भांप ली और थोड़े सख्त लहजे में कहा, यह बहुत ही घिनौना मामला है। पुलिस चाहती है कि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। काव्या की आवाज में नरमी थी, जिससे माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। हमें उम्मीद है आप कुछ सुराग देने में मदद करेगी। मैनेजर थोड़ी देर झिझकी, फिर बोली, यहाँ ग्राहक काफी आते हैं, आप लोग मेरे साथ स्टाफ लाउंज चलिए। स्टाफ लाउंज। मैनेजर उन्हें स्टाफ एरिया के एक लाउंज में ले गई और दरवाजा बंद करने के बाद तीनों को पानी दिया। देखिए, आहिका अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो उनके सामने बैठी और धीरे धीरे बोलने लगी, पर सच कहूं तो उनका स्वभाव बहुत बुरा था। वो सेवा क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, इस बात से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। जिस तरह उनकी मौत के बाद महीनों तक किसी ने उनकी खबर नहीं ली थी, उससे ये तो साफ था कि आहिका का सामाजिक जीवन सीमित था। वो बहुत दिखावटी थी और ग्राहक सेवा के समय मूडी हो जाती थी। उनके खिलाफ कई बार शिकायतें आई थीं। मैनेजर थोड़ा असहज दिखी, मानो मृत व्यक्ति की बुराई करने में गिल्ट हो रहा हो। सुनने में आया है कि मॉल ने उन्हें निकाल दिया था। काव्या ने उसकी बात को आगे बढ़ाया। हाँ, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था। परिवार के लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं था। मुझे लगा था कि अकेली लड़की है, इसलिए कुछ शिकायतों को नजरअंदाज करती रही। मैनेजर की आवाज अब भारी हो चुकी थी, लेकिन हत्या से एक हफ्ते पहले उन्होंने हद कर दी और अंततः उन्हें निकालना पड़ा। ऐसा क्या किया उन्होंने? बेला ने तुरंत पूछा। एक महिला ग्राहक से बदसलूकी की सिर्फ इसलिए कि वो सादा कपड़े पहने थी। बहस बढ़ी और आहिका ने उस महिला को धक्का तक दे दिया। मैनेजर के माथे पर बल पड़ गया। सर्विस इंडस्ट्री में ये बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। वो ग्राहक कैसी थी? कार्तिक ने नोटबुक में लिखते हुए पूछा। मध्यम उम्र की महिला थी, कपड़े बहुत सामान्य थे। आहिका को हमेशा अमीर ग्राहक पसंद थे। उस दिन बाकी स्टाफ व्यस्त था तो वो महिला आहिका से सवाल पूछने लगी, पर जवाब में उन्हें अपमान मिला। ऐसे स्टाफ को तो तुरंत निकाल देना चाहिए था, बेला ने कहा। निकालने के बाद आहिका ने आपसे कोई बहस की थी? नहीं, वैसे भी उनका किसी से गहरा संबंध नहीं था और ये मॉल का फैसला था। उनकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं था। मैनेजर ने गहरी सांस ली। उनका स्वभाव बेशक खराब था, पर एक तरह से वो दया की पात्र भी थीं। वसई क्रीक में बाहर से आकर अकेले रह रही थीं, कोई खास दोस्त भी नहीं था। ठीक है, हेल्प के लिए धन्यवाद। बेला खड़ी हो गई और काव्या की ओर एक नजर डालते हुए बोली, अब कृपया हमें उस दिन की तारांकन सीसीटीवी फुटेज दिखाए जब आहिका का उस ग्राहक से झगड़ा हुआ था। सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम। मैनेजर तीनों को लेकर सिस्टरी रूम पहुंची। ये उस दिन की फुटेज है। हमारे मॉल में निगरानी सिस्टम बहुत आधुनिक है, ज्यादातर कैमरों में ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। मैनेजर ने उन्हें सबसे साफ एंगल से वीडियो दिखाया, जिसमें पूरी दुकान साफ दिख रही थी। मुझे ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए, आप लोग देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो मुझे बुला लीजिए, कहकर वो वहां से सिर झुकाकर बाहर चली गई।
फुटेज शुरू हुई। तारांकन। काव्या स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी। पूरी बहस लगभग तारांकन 7 से 8 मिनट चली, लेकिन काव्या ने एक भी सेकंड नहीं छोड़ा। बेला और कार्तिक भी एक एक चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, शायद कोई संदिग्ध उनमें छिपा हो। कुछ दिखा काव्या? बेला ने धीरे से पूछा। उसे सिर्फ एक साधारण सी बहस दिखी थी, और जब मैनेजर आई उन्होंने मामले को अच्छी तरह संभाल भी लिया। काव्या अब भी चुप थी। उसकी निगाहें उस मध्यम उम्र की महिला पर थीं। ठहरो, इस औरत को कहीं देखा है मैंने? कहाँ? कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। याद नहीं आ रहा। काव्या की आंखें स्क्रीन से चिपकी थीं, लेकिन इनकी चाल, इनका सिर झुकाकर चलना, और ये नीले रंग का पर्स, ये किसी और फुटेज में भी था। तो क्या ये महिला फिर से कहीं दिखाई दी थी? बेला की आंखों में भी चमक आ गई। हाँ, और अगर ये वही है तो हो सकता है अहिका की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। चैप्टर 8। दोनों डिटेक्टिव एस हैं। कुछ भी साफ तौर पर संदिग्ध नहीं लग रहा। काव्या अब भी स्क्रीन से नजरें हटाए बिना बोली। तीनों पीड़ितों की हत्या का पैटर्न देखकर काव्या को इतना अंदाजा हो चुका था, हत्यारा कमजोर नहीं है। तारांकन। संभावना थी कि वो एक मर्द हो, शारीरिक रूप से मजबूत, सतर्क और हिंसात्मक क्षमता वाला। लेकिन जिस स्टोर में अहिका शर्मा काम करती थी, वहां की सारी महिला कर्मचारी 20 से 35 की उम्र की थीं। उनमें से कोई भी इस तरह की क्रूर हत्या के लायक नहीं लगती थी। जिस महिला ग्राहक से झगड़ा हुआ था, वो भी सीधी सादी, बेहद सामान्य लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद काव्या ने मॉनिटर के सामने बैठे टेक स्टाफ से कहा, सर, उसी समय की शॉप के बाहर के एंट्रेंस की फुटेज निकालिए। स्टाफ ने तुरंत वीडियो खोल दिया। बेला और कार्तिक भी झुककर स्क्रीन की ओर देखने लगे। जब झगड़ा हुआ तब दुकान के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। काव्या ने दोनों को देखा। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो भी इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। तुम कहना चाहती हो कि हत्यारा भी उन्हीं में से कोई हो सकता है? बेला थोड़ा चौंकी। क्या कोई सिर्फ इसलिए किसी को मार सकता है क्योंकि उसने किसी ग्राहक से बदतमीजी की? संभावना कम है। काव्या स्क्रीन पर लोगों के चेहरे गौर से देख रही थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो एक एक आदमी की बनावट और चेहरे के हाव भाव नोट करने लगी। कुछ लोग काफी फिट और मजबूत दिख रहे थे, उनकी चाल, स्टांस और एक्सप्रेशन सब उसकी निगाह में थे। मैं इस पूरी फुटेज की कॉपी ले रही हूं, कार्तिक ने कहा। थाने जाकर आराम से हर फ्रेम को डिटेल में देखूंगा। जब तीनों मॉल से बाहर निकले तब तक अंधेरा हो चुका था। चलो, आज मैं तुम दोनों को खाना खिलाती हूँ। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ भौहें चढ़ाईं। सुराग तो नहीं मिला, पर भूख तो लगी है। वाह यार काव्या, मैं तो भुना हुआ मांस खाना चाहता हूँ। कार्तिक, जो थोड़ी देर पहले तक निराश लग रहा था, अब अचानक जोश में आ गया। बेला ने उसे देखा और हंसते हुए काव्या से बोली, तो आज बारबेक्यू हो जाए। ठीक है, मैं एक जगह जानती हूँ पास ही, वहाँ चारकोल रोस्टर भी है और साथ में स्केवर्स भी। बहुत बढ़िया रेटिंग है। काव्या के चेहरे पर एक सुकून था। जब से वो इस नई दुनिया में आई थी, बेला और कार्तिक उसके पहले दोस्त बने थे। उनके साथ वक्त बिताकर उसे थोड़ा अपनापन सा महसूस होता था। डन डील। तीनों ने हंसते हुए हामी भरी और सीधे उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। रेस्टोरेंट में खाने का वक्त था, इसलिए रेस्टोरेंट में भीड़ थी। तीनों ने एक खिड़की के पास वाली सीट पकड़ ली। ये जगह काफी मशहूर थी, सर्विस तेज, स्टाफ विनम्र और खाना लाजवाब। पूरा दिन केस में उलझे हुए तीनों को भूख भी काफी लगी थी, और कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक बड़ा प्लेट चिकन खत्म कर दिया। यार काव्या, कार्तिक ने स्केवर्स उठाते हुए पूछा, क्या लगता है अहिका का मर्डर किसी ऐसे इंसान ने किया जिससे उसकी मुलाकात मॉल में हुई थी? काफी मुमकिन है। ज्यादातर इंटरेक्शन तो ग्राहकों के साथ ही था, काव्या ने कहा। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेस्टोरेंट के बाहर अचानक एक हलचल सुनाई दी। काव्या ने खिड़की से झांककर देखा। 17-18 साल की दो लड़कियां एक काले कैप वाले अधेड़ उम्र आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। लड़कियां बहुत नाराज थीं और अब राहगीर भी रुकने लगे थे। चलो देखते हैं क्या मामला है। बेला और कार्तिक दोनों अपनी इंस्टिंक्ट के चलते उठ खड़े हुए। योजक चिन्ह। रेस्टोरेंट के बाहर। शर्म नहीं आती? निकाल अपना फोन। तूने छुपकर मेरी तस्वीरें ली हैं। एक पोनीटेल वाली लड़की चिल्ला रही थी और उस आदमी की आस्तीन पकड़ रखी थी। हाँ, अभी पुलिस स्टेशन चल, तूने मेरी भी तस्वीरें ली हैं। दूसरी लड़की ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और वो भी घबराकर जोर दे रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। किसने देखा मुझे फोटो लेते हुए? वो आदमी बुरी तरह घबरा गया था, पर फिर भी अकड़ दिखा रहा था। दो लड़कियां किसी अनजान आदमी को सड़क पर यूं पकड़ेंगी? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए।
अब तू उल्टा हमें ही बोल रहा है। पोनीटेल वाली लड़की का चेहरा गुस्से और डर से लाल था। हटो सामने से। वो आदमी भीड़ बढ़ती देख और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने लड़की को जोर से धक्का दे दिया। क्या तुम ठीक हो? काव्या तुरंत आगे बढ़कर लड़की को संभालती है जो गिरते गिरते बची। बेला उस आदमी के पास जाकर बोली, फोन निकालो और दिखाओ, अगर सच में नहीं लिया तो कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? वो आदमी अब भी अकड़ में था। बेला को देखकर उसकी आवाज और भी रूखी हो गई। शायद उसे यकीन नहीं था कि एक लड़की उससे इस तरह सवाल कर सकती है। कोऑपरेट करो। कार्तिक भी उसके पास आ गया। अगर सच में कुछ नहीं किया तो हम सब माफी मांग लेंगे, बस इतना तो कर सकते हो। दफा हो जाओ। हीरो बनने का शौक है क्या? वो आदमी अब बुरी तरह बौखला चुका था। उसे डर था कि भीड़ और पुलिस दोनों बढ़ जाएंगी और अब वो हर हाल में वहां से भागना चाहता था। मैंने देखा था, इसने सच में चुपचाप तस्वीर ली थी। भीड़ में से एक करीब 30 साल का बेस जैकेट और ब्लैक जीन्स पहने आदमी सामने आया। उसकी आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था, चाल में आत्मविश्वास, लंबा कद, नजरें सीधी। अब जब गवाह मिल गया है तो फोन निकालिए, वरना सीधा पुलिस स्टेशन चलिए। बेला तारांकन ने उस आदमी को कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसे घटिया लोगों से सख्त नफरत थी जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तुम सब। तस्वीर खींचने वाले आदमी ने बेस जैकेट वाले पर गुस्से से आंखें तरेरी। तू अपने काम से काम रख, वरना पछताएगा। किसे धमका रहे हो तुम? कार्तिक तारांकन ने उसका कंधा दबा दिया। कोऑपरेट करो वरना पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन वो बेस जैकेट वाला शख्स जरा भी नहीं घबराया। वो एक कदम और पास आया। आंखों के पीछे का नजरिया तीखा था। वो थोड़ा झुका और आरोपी के कान में फुसफुसाया, तुम जैसे नीच लोगों को जीने का हक नहीं। छोटी बच्चियों को डराते हो, शर्म नहीं आती? तारांकन। काव्या ने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। हालांकि बेला और कार्तिक खुद भी पुलिस में थे, लेकिन ये सिविल केस था और ऐसे मामलों में रेगुलर पुलिस ही प्रोसीजर फॉलो करती है। काव्या की नजर बार बार उस बेस जैकेट वाले आदमी पर टिक रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने उसे कहीं देखा है। शख्स शांत था, जेंटल था, लेकिन फिर भी कुछ तो था, कुछ जो दिल की धड़कन बढ़ा देता था। पुलिस को बुला लिया है, जब वो आएंगे तो इन्हें ले जाना। काव्या ने दोनों लड़कियों से कहा, आगे से ऐसे मामलों में बहस मत करो, सीधे पुलिस को कॉल करो। पुलिस का नाम सुनते ही वो आरोपी शख्स झटके से छूटकर भागा और सीधा काव्या और लड़कियों की ओर लपका। हरामजादी लड़कियां, बहुत समझदारी दिखा रही हो। काव्या, बच के। काव्या, बेला और कार्तिक थोड़ी दूरी पर थे और इस अचानक हमले से चौंक गए। काव्या की नजर उस आदमी के हाथ में छोटे चाकू पर पड़ी। उसने तुरंत दोनों लड़कियों को पीछे धकेला और खुद कुछ कदम पीछे हटी। वो महसूस कर सकी कि उसकी पीठ किसी के सीने से टकरा गई थी। चाकू उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने सिर बचाने के लिए हाथ आगे कर लिए, लेकिन दर्द नहीं हुआ। सामने से एक तेज चीख गूंजी। उसने आंखें खोली। वो आदमी जमीन पर पड़ा था। कार्तिक और बेला ने उसे दबोच लिया था। काव्या ने मुड़कर देखा। जिसके सीने से उसकी पीठ टकराई थी वो था राजवीर सिंघनिया। राजवीर, आप यहाँ? वो स्तब्ध रह गई। वही ठंडी आंखें, वही शांत चेहरा, लेकिन आज उसने उसे बचाया था। तारांकन, अरे वाह, बहुत हिम्मती निकला ये भी। अपराध के बाद ऊपर से हमला। पास खड़े रक्षित ने आरोपी को घूरते हुए कहा, फिर काव्या की ओर देखकर मुस्कुराया, क्या संयोग है, हम तो बस खाना खाने निकले थे और यहाँ तुम्हें इस हाल में देख लिया। काव्या थोड़ी झेंपी, बहादुरी तो कुछ नहीं भाई, अगर आप दोनों न होते तो शायद आज मैं अस्पताल में होती। शुक्रिया राजवीर। कोई बात नहीं। राजवीर का चेहरा अब भी वैसा ही था, ठंडी सी आवाज, बिना कोई भाव के, मानो वो किसी भी स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। रक्षित ने हल्के से सिर हिलाया, ये तो पूरी तरह वुडन ब्लॉक है, एक शब्द में भी इमोशन नहीं। थैंक यू सो मच। वो दोनों लड़कियां अब भी घबराई हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत थी। पुलिस आने ही वाली है भैया, बेला ने आरोपी को दबाते हुए बेस जैकेट वाले शख्स से पूछा, क्या आप गवाही देंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके फोन में तस्वीरें होंगी ही। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन काव्या की नजर उसकी कसी हुई मुट्ठियों पर गई, जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हो, कोई डर या शायद कोई सच। फिर भी थैंक यू। लड़कियों ने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर आप जैसे लोग ना होते तो हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वो शालीनता से मुस्कुराया और पुलिस के आने से पहले ही वहां से निकल गया। तारांकन, काव्या की नजर उसके जाते हुए कंधों पर अटक गई। वो उसे जाता देखती रही और अचानक कुछ याद आया। उसके होठों से धीमी फुसफुसाहट निकली, तारांकन नहीं,
इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तारांकन। पुलिस मौके पर पहुंची। बेला और कार्तिक ने अपनी पहचान बताई और पूरी स्थिति समझाई। लड़कियों और आरोपी को थाने ले जाया गया। ये दोनों तुम्हारे दोस्त पुलिस वाले हैं? रक्षित तारांकन ने पूछा, इतनी कम उम्र में। इम्प्रेसिव। हाँ, ये दोनों डिटेक्टिव्स हैं, काव्या ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। उसे पता था उसका परिवार नहीं चाहता था कि उसकी असलियत किसी बाहरी को पता चले। ओह अच्छा, और राजवीर तो तुम्हारे ही शहर से है ना? पहले कभी मिले हो? रक्षित ने शांत खड़े राजवीर की ओर देखा, जो अब भी अपने उसी एक्सप्रेशनलेस अंदाज में खड़ा था। आज के लिए इतना हाई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। कैसी लगी स्टोरी? रिव्यू और लाइक करके जरूर बीटीए दीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।